गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम लेके आए हैं आपके लिए फिजिकल वर्ल्ड का नेक्स्ट टॉपिक और ये आपका लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। आज हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो देखिए बच्चों, आज के टॉपिक का नाम क्या है हमारा, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, और ये आपका लेक्चर नंबर 1.3, ये आपकी तीसरी वीडियो है फिजिकल वर्ल्ड की। तो देखिए बच्चों, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर वैसे तो 4 भागों में डिवाइड की गई है, यानी यहाँ पे हम सिर्फ 4 फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि 4 फोर्सेस ही हैं, बाकी जितनी भी फोर्सेस आप पढ़ोगे प्लस 1 प्लस 2 में, इन्हीं 4 फोर्सेस से वो निकल कर आएंगी। तो बेसिकली मेन जो इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं आपकी, वो ये 4 फोर्सेस है जो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, फर्स्ट वन इज, इसमें से 2 फोर्स ऐसी है जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो 9th और 10th क्लास में। तो देखिए, फर्स्ट वन इज आती है इसके अंदर आपकी, दैट इज हम कंपैरिजन करें या इंडिविजुअल, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूं। चलिए इंडिविजुअल देखते हैं, वरना आपको समझ में नहीं आएगी, कंपैरिजन में इतना स्पेस भी नहीं है हमारे पास। तो फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स आती है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ज़्यादा डीपली तो हम ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट टर्म्स यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों होती क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स वो ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स होती है जो 2 हेवनली ऑब्जेक्ट के बीच में लगती है, या कह सकते हो कि 2 ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्स को, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है ऑलवेज, हमेशा ये अट्रैक्टिव फोर्स होंगी, ठीक है, जैसे कि सन और अर्थ के बीच में लग रही हैं, ठीक है। अब आप ये देखोगे कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है बच्चों, तो इसको बोला जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स को बोला जाता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर फोर्स। लॉन्ग रेंज ऑर्डर की ये फोर्स होती है, बहुत लंबी दूरी तक ये लग सकती है। फिर इसमें आता है बच्चों कि डू नॉट रिक्वायर मीडियम, इसको मीडियम की जरूरत नहीं होती, किसी भी प्रकार के इसको मीडियम की जरूरत नहीं होती। मीडियम होगा तब भी ये काम करेगी और मीडियम नहीं होगा तब भी ये काम करेगी बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट आता है डज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज। ये आप सब 9th में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। अभी मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स हम डीपली स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 6 यूनिट 6 में, प्लस 1 क्लास की यूनिट 6 में हम इसको डीपली स्टडी करने वाले हैं। तो वहां पे आप इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स होती है, 2 पार्टिकल के बीच में लगती हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर फोर्स होती है, किसी भी तरीके का मीडियम की जरूरत नहीं होती इसको। और अगर सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स लग रही है तो उनके आसपास अगर कोई भी सैटेलाइट्स प्रेजेंट है या कोई अदर प्लैनेट्स प्रेजेंट है, तो एस्ट्रॉइड्स प्रेजेंट है, तो उनका इन दोनों की फोर्स के बीच का कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर इन दोनों के बीच में, सन और अर्थ के बीच में अगर कोई तीसरी बॉडी आ गई, तब भी दोनों फोर्स के बीच का, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो सन और अर्थ के बीच में लग रही है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ने वाला, ठीक है। वीकेस्ट फोर्स, ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, वीकेस्ट फोर्स माना जाता है, सबसे कमजोर ताकत माना जाता है इसको।
हालांकि लॉन्ग रेंज ऑर्डर फोर्स है, फिर भी इसको बाकी फोर्सेस कंपैरिजन में वीकेस्ट फोर्स का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट इसमें जो फोर्स आती है आपकी, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कह लो उसको या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह लो। ये आप थोड़ी बहुत 10th क्लास में अगर आपने पढ़ी हो, और नहीं पढ़ी तो भी कोई बात नहीं, हम इसकी भी डीपली स्टडी करेंगे। ये +2 में आती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर, जैसे कि अभी मैंने स्कोप के बारे में बताया था जिसमें चार्ज वगैरह आए थे उसमें। तो सेकंड वन आती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसको कह सकते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है बच्चों, कि ये क्या है कि ये चार्ज के बीच में रहती है, बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडी, या कह सकते हो कि बिटवीन टू चार्जेस। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज हुआ तो सिंपल सी बात है ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और एक अगर पॉजिटिव और एक नेगेटिव मैंने ले लिया तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, अट्रैक्टिव बिहेवियर यहाँ पे शो होने को देखे मिलेगा हमें। और नेक्स्ट पॉइंट जो आता है यहाँ पे देखो, ये रिपल्सिव के साथ साथ अट्रैक्टिव भी बिहेवियर शो करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होती है अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, दोनों प्रकार की फोर्स होती है, ठीक है। हालांकि ये भी लॉन्ग रेंज ऑर्डर की फोर्स होती हैं, लेकिन उतना नहीं जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, माना जाता है। बुक के अंदर आपको मिलेगा स्मॉल रेंज ऑर्डर की फोर्स होती है, बट कहीं कहीं बुकों में लिख रखा है कि ये भी लॉन्ग रेंज ऑर्डर की ही फोर्स है, बट उतनी नहीं जितनी की ग्रेविटेशन, उससे कम। तो इसमें और चीजें क्या आती हैं कि ये सेंट्रल फोर्स भी होती है, ग्रेविटेशन भी सेंट्रल फोर्स होती है। सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है दोनों बॉडीज का जो सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करती है, ये फोर्स उस लाइन के अलोंग एक्ट करती है, उस लाइन के अलोंग ये फोर्स लगती है। रिपल्सिव हो या अट्रैक्टिव हो, सेंटर टू सेंटर को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग ये फोर्स लगती है, तो इनको बोला जाता है सेंट्रल फोर्स। और इसमें क्या क्या आता है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। कितनी होती है वो लास्ट में मैं एक ऑर्डर लिखूंगा आपको, उसमें समझ में आ जाएगा, तो वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे सेम वही चीज होती है, लिख सकते हो इसको, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। वन ऑफ क्या लिखा है मैंने, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स लिखा है, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं लिखा। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब है इससे भी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, उसके बाद इसका नंबर आता है। इसको भी नो मीडियम लिखो है। तो ये जर्नल पॉइंट्स थे इसके, इसके बारे में भी डीपली स्टडी हम आगे कर लेंगे। तीसरी फोर्स जो आती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, that is strong nuclear force। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डीपली जाऊंगा क्योंकि ये वैसे समझ में नहीं आने वाली आपको। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्वांटम फिजिक्स में जब मैंने आपको बताया था स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इस तरीके का, तो आपको एटम के बारे में तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, 8th 9th की केमिस्ट्री में ये चीज़ें बेसिक यूज हो जाती हैं, एटम और न्यूक्लियाई। तो आपने पढ़ा होगा कि एक ये हमने क्या लिया है, ये मैंने एक न्यूक्लियाई लिया है। न्यूक्लियाई में बच्चों क्या प्रेजेंट होता है, आपको मालूम है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर एक न्यूक्लियस बनता है, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ही एक वर्ड बोला जाता है, दैट इज न्यूक्लियॉन्स, दैट इज न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन
इक्वल टू न्यूक्लियॉन्स। तो इसके अंदर आपको मालूम है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन बहुत सारी मात्रा में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, बचे प्रोटॉन। प्रोटॉन पे सेम चार्ज होने की वजह से रिपल्सन फोर्स वहां पे एक्ट करती है। रिपल्सन फोर्स की वजह से ये बाहर आ जाने चाहिए। फिर भी हमें बोला जाता है कि न्यूक्लियस क्या होता है, स्टेबल होता है, स्फेरिकल शेप होती है। किस तरीके से पॉसिबल है ये सारी चीजें? तो देखिए बच्चों, ये जो न्यूक्लियॉन्स है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो सम वो न्यूक्लियॉन्स कहलाता है। तो इनके जो बीच का डिस्टेंस होता है दैट इज ऑल अबाउट -15 मीटर। बहुत ही कम, बहुत ही कम, बहुत ही नजदीक नजदीक होते हैं। अगर ये 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में है ना बच्चों, तो प्रोटॉन के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगती है दैट इज 100 टाइम्स स्ट्रोंगर देन repulsive force between proton and proton, electric repulsive force between a proton and proton, if they are placed distance of 10⁻⁻15 मीटर। नहीं आया समझ में? एक बार फिर से देखते हैं इसको। मैं कह रहा हूं अगर ये न्यूक्लियॉन्स जितने भी चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, अगर इनके बीच का डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर होता है वैसे तो, अगर ये डिस्टेंस पर ये सारे के सारे चार्ज पार्टिकल रखे गए हैं, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगती है 100 टाइम्स स्ट्रोंगर देन इलेक्ट्रिक repulsive force between proton and proton। ठीक है, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये 10⁻⁻15। तो ये फोर्स ज्यादा हुई, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हुई, इससे रिपल्सिव फोर्स से अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हुई। तो ये जो फोर्स लगती है ना दोनों के बीच में, ये जो फोर्स लगती है ना, ये जरूरी नहीं है कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में ही लगती है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लग सकती है, कोई भेदभाव नहीं होता। समझ रहे हो? चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती ये फोर्स, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होती है, जिसको हम सैचुरेशन इफेक्ट कहते हैं। ये सारी चीजें आपको +2 में समझ में आ जाएगी, डीपली स्टडी हम वहां पे करते हैं। तो ये जो स्टेप, ये जो मैंने बताया है, ये समझ में आ रहा है आपको कि दोनों के बीच में 100 टाइम्स स्ट्रोंगर अट्रैक्टिव फोर्स लगती है रिपल्सिव फोर्स की बजाय। तो ये अट्रैक्ट होना पसंद करते हैं, बंधे रहना पसंद करते हैं, और इसी फोर्स को क्या बोला जाता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो बच्चों एग्जैक्टली डेफिनेशन यहां पर क्या बनती है? force which bind together, force which bind nucleons का मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टूगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस। कुछ एक प्रॉपर्टीज हमेशा की तरह स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स मानी जाती है। शॉर्ट रेंज है, बहुत ही नजदीक नजदीक होते हैं। और भी इसके do not act between proton and electron। प्रोटॉन यानी
यानी न्यूक्लियस के अंदर ही लगती है, ये न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उनके बीच में ये फोर्स नहीं लगती, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाता है। और ये जो फोर्स है ये हमेशा कहाँ एक्ट करती है, -15 मीटर। और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की जो दूरी होती है वो तकरीबन कितनी होती है, 10⁻10 मीटर। तो ये वाली फोर्स इस डिस्टेंस पे एक्ट करती है, इस डिस्टेंस पे एक्ट नहीं करती। जैसे ये न्यूक्लियस होता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये डिस्टेंस जो होता है 10⁻10 होता है। इसलिए ये वाली फोर्स सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर लगती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर, प्रोटॉन प्रोटॉन के ऊपर, या न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन के साथ ये फोर्स नहीं लगती। रीजन मैंने बता दिया है क्योंकि उनका डिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फोर्थ फोर्स आती है आपकी यहाँ पे वीक न्यूक्लियर फोर्स। उसमें इतना कुछ खास है नहीं। देखिए ये होती है हमारी वीक न्यूक्लियर फोर्स। इनके बारे में भी ज़्यादा कुछ है नहीं, इसके बारे में वही है 10⁻15 मीटर के अंतर्गत ये एक्ट करती है चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर। और ये वीक न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ और सिर्फ रेडियो एक्टिव एमिशन में एक्ट करती है। ठीक है बच्चों, रेडियो एक्टिव एमिशन, एमिशन का मतलब होता है निकलना। जब रिएक्शंस होती हैं तो कुछ रेडिएशंस निकलती हैं, तो उस दौरान ये वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करती है। और कुछ एक, अब मैं ऐसे ऐसे वर्ड्स लिखूंगा जो आपके ऊपर से जाएंगे, और क्योंकि आप अभी आपके ये लेवल आया नहीं है, इस अभी आप +2 में जब आप पहुंचोगे तो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बताई जाती है। मैंने आपको बताया ना कि क्वांटम फिजिक्स जो होती है ना, वो हायर स्टडीज़ में जब आप जाओगे तो वहाँ पे डीपली आप पढ़ोगे कि न्यूट्रिनो एक चार्ज, एक पार्टिकल होता है, नॉट ए चार्ज पार्टिकल, इट्स ए पार्टिकल। और एक होता है एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। ठीक है, जब इंटरेक्ट करते हैं ना, इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तब एमिशन होता है रेडिएशंस वगैरह का, उसमें वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करती है। दिस इज नथिंग, इसका मतलब इतना कुछ खास है नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब बात आती है कि उस रेंज की जो कि मैंने ऑर्डर बताया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट देखो, बुक में अलग है, मैं जो बता रहा हूँ वो अलग है, तो पजल बिल्कुल मत होना। जोन सा आप लिखोगे वो ही ठीक रहेगा, बुक वाला भी ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ वो भी ठीक है, कोई गलत नहीं करेगा इसको। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद आती है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद आती है हमारी वीक न्यूक्लियर फोर्स, और लास्ट में आती है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को अगर मैं 1 मान लेता हूँ मैक्सिमम, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी, 10⁻⁻², मतलब 1/100, यानी 100 गुना कम फोर्स हो जाएगी। उसी तरीके से वीक आएगी -13, यानी 1/13, 0 0 0 0 0, ऐसे 13 जीरो, और ये होती है -38, बहुत ही कम। बुक के अंदर आप देखोगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स को 1 माना गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स को 1 माना गया है। वीक न्यूक्लियर आपकी 24 समथिंग हो गई, ये 34 आती है, और ये 36 आती है, ये 38 हो जाती है। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, मर्जी आपकी। तो ये आपकी रेंज, इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे, फिजिकल वर्ल्ड। देखा आपने, सब कुछ थ्योरेटिकल था बच्चों। फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में आज मैंने आपको पढ़ाया है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ और हर एक वीडियोस को फॉलो कीजिए, आपको हर एक चीज़ क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।